गणेश जी का ध्यान करते हुए और सभी अपने इष्ट देवताओं का ध्यान करते हुए आज कक्षा का प्रथम दिवस है। आप लोग अपने ज्योतिष प्रवीण की जो प्रथम सीढ़ी थी उसको पार करते हुए और विशारद के प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश कर गए हैं। तो विशारद में जो भी हमने P1 P2 में अभी तक आपने पढ़ा है, तो जिस तरह से जब हम अपना ग्रेजुएशन करके पीजी की तरफ बढ़ते हैं, तो जैसा हम सभी जानते हैं कि पीजी में कई चीज़ों का स्पेशलाइजेशन होता है। जो बेसिक हमने पढ़ा है उसका कहीं ना कहीं स्पेशलाइजेशन जाके पीजी वगैरह क्लासेस में होता है। तो कुछ इस तरह का ही स्पेशलाइजेशन मानकर हम इसको विशारद में लेते हैं कि जो आपने P2 तक में जो चीज़ें पढ़ी हैं, जितना भी ज्योतिष का बेसिक पढ़ा है, उसका एक विस्तृत रूप वो आपको विशारद में पढ़ने को मिलेगा। तो विशारद में खास तौर पर जो मुख्य मुख्य सब्जेक्ट्स हैं उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। आपका क्या क्या सिलेबस रहेगा उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो मैं चाहता हूं कि चूंकि आप लोग तो सब पुराने हैं, तो मैं एक बार सिलेबस आपको बता देता हूं। जब तक जो लोग और जुड़ना चाहेंगे तो वो जुड़ जाएंगे। एक बार हम सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। तो एक सेकंड में आपको ओपन ही कर देता हूं और बता देता हूं। अभी एक सेकंड में शेयर ओपन कर लूं। देखिए, ये बात सही है कि प्रवीण इसकी प्रथम सीढ़ी है। और मैं समझता हूं कि जब तक हम विशारद नहीं करें तब तक हमारा ज्ञान अधूरा है। कम से कम विशारद तो जरूर करना चाहिए। अगर आपने इसमें इंटरेस्ट लिया है, सब्जेक्ट में अंदर आपने ज्योतिष को सीखना चाहा है, तो विशारद तो इसकी एक ऐसी सीढ़ी है जिससे आप कम से कम जो आपने एक एक चीज कहते हैं ना, ऊपरी ऊपरी तौर पर केवल तैरना नहीं कहूंगा मैं, केवल नदी में घुसना सीखा है। और विशारद जब करेंगे तब आप तैरना सीखेंगे। अभी तो आपने केवल नदी में प्रवेश करना कि पानी से कैसे बचा जाता है, पानी क्या होता है, एक तरह से इस उदाहरण के तरह अगर समझे तो इस तरह से सीखा है। लेकिन अब इसमें तैरना कैसे है, गोते कैसे लगाना है, मोती कैसे निकालना है, वो उसके लिए तो आपको विशारद ही करना पड़ेगा। तो मैं थोड़ा सा जो हमारा सब्जेक्ट है उसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, सिलेबस के बारे में। आप लोगों ने कोर्स एनरोलमेंट कर लिया? किस किसने कर दिया, किसने नहीं किया? स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी, दिख रही है आप लोगों को? जी सर। जी सर। कोर्स एनरोलमेंट कर दिया? जी सर। कर दिया, चलिए अच्छी बात है। देखिए, सबसे पहले आपका पेपर है, पेपर फर्स्ट, पार्ट 1 अष्टक वर्ग। आपके सामने स्क्रीन पर दिख भी रहा है और मैं बताता भी जा रहा हूं। इसमें टॉपिक है आपका पहला, इंट्रोडक्शन टू अष्टक वर्ग। ठीक है। इसके बाद इसमें डिस्क्रिप्शन अलग है, इसका मीनिंग क्या है, ओरिजिन क्या है। अभी हम केवल टॉपिक की बात करेंगे। डिस्क्रिप्शन तो जो आपको पढ़ाया जाएगा तब अलग से बता दिया जाएगा। इसी में आपका टॉपिक 2 है, अष्टक चार्ट। अष्टक के चार्ट कैसे बनते हैं, पहले में इंट्रोडक्शन है, फिर अष्टक चार्ट के बारे में। तीसरा आपका इसमें टॉपिक 3 है, भिन्नाष्टक वर्ग चार्ट, BAV। इसमें भिन्नाष्टक वर्ग
देखिए अष्टक वर्ग भी एक बहुत अच्छी पद्धति है ज्योतिष की, और आज के समय के कलयुग के हिसाब से तो बहुत अच्छी पद्धति है, जिसमें कम समय में आप फलित को कर सकते हैं। तो इस पद्धति को सीखना, या आपने P1 P2 में नहीं सीखी, लेकिन चूंकि बेसिक था, वहां पर ग्रह क्या होते हैं, राशि क्या होती है, उसके बारे में आपने सीखा। वो अष्टक वर्ग उसका एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, तो उसको पढ़ने के लिए आपको यहाँ पर ये पार्ट, ये आपका पेपर है। टॉपिक 4 में आपका है सर्वाष्टक वर्ग और प्रस्तार अष्टक वर्ग, कैलकुलेशन फॉर प्रिडिक्शंस, इसके द्वारा प्रिडिक्शन, एप्लीकेशन ऑफ अष्टक वर्ग, टाइमिंग इवेंट, अष्टक वर्ग इन ट्रांजिट, ट्रांजिट में क्या होता है, फिर विंशोत्तरी दशा अष्टक वर्ग में। ये आपका टॉपिक है, और बेहतर ये होगा कि इसके बारे में जो आपके टीचर हैं, जो अभी प्रकट हैं सामने, श्री धर्मेंद्र भारद्वाज जी, तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो परिचय तो सब जानते ही हैं, सब आपको जानते हैं, तो थोड़ा सा अपने अष्टक वर्ग के बारे में आप इसको कंटिन्यू करें, सिलेबस होते हुए थोड़ा इंट्रोडक्शन दें। धर्मेंद्र जी। जय गणपति गुरु जी। ये जय गणपति की सर। जय गणपति। जय गणपति को। अष्टक वर्ग आचार्य वारामियर ने 500 ईस्वी पूर्व अपने व्रत जातक के अष्टक वर्ग की चर्चा बहुत पहले ही कर रखी है इन्होंने, ठीक है। और उनके समय में यह विद्या बहुत सुलभ थी और शास्त्र बन चुका था और ज्योतिष शिक्षा का इतना अभिन्न अंग था। किंतु अष्टकर विधि का उद्गम काल पाराशर और तथा वारामियर से बहुत पहले का है। यह सुदूर ईशा पूर्व से भी पुराना बताया जाता है। अष्टकर की चर्चा हमारे में विष्णु पुराण और ब्रह्मामल जैसे शास्त्रों में ये जो प्राचीन है, इसमें इसकी चर्चा की गई है। हमारे प्राचीन ऋषियों ने में जो मैत्रेय और पाराशर के बीच में एक विवाद हुआ था, तब मैत्रेय ऋषि जी ने अपने गुरु पर पाराशर जी से कहा, हे गुरुदेव, जब कलयुग आ जाएगा और आदमियों की बुद्धि मंद हो जाएगी पाप कर्म के कारण, तब इस गणितिक विद्या को कैसे अपन कर पाएंगे। तब उन्होंने पाराशर जी ऋषि ने इसकी रचना करी और इसको अष्टक से बात करी। तब उन्होंने कहा था चूंकि जब कलयुग आ जाएगा तो आदमियों की बुद्धि मंद हो जाती है, तब इसकी बात उन्होंने करी है। उसको स्पष्ट और दुख सुख का पूर्ण ज्ञान तथा आजु निर्णय की उसकी क्षमता को कैसे देखे जाते हैं, उस अष्टक विधि से बात करते हैं। अब जैसे बात करते हैं, जिस तरह विभिन्न भावों में ग्रह की स्थिति के प्रभाव का आकलन करते हैं, जैसे आप सभी जन जानते हैं, सब पढ़े हुए हैं, जैसे जन्म लगन और चंद्र लगन से अपन देखते हैं कि कौन सा ग्रह कितनी दूरी पर गया है। तो उसी तरह तो अष्टक और विधि में उन्होंने बात करी, जैसे चंद्रमा और लगन को आप मानकर आप करते हैं, क्या अपन को बाकी शनि है, सूर्य है, मंगल आदि जितने भी ग्रह है, उनको भी लग्न मानकर क्या अपन उसकी बात नहीं कर सकते। तो अष्टक वर्ग में यही चीज बताई गई है कि दूसरे ग्रहों के सापेक्ष भी गोचर करते हुए ग्रहों की तुलना करें तो अपन को फलों का आकलन करने में और सफलता प्राप्त होगी। अब अष्टक वर्ग का शाब्दिक, संस्कृत का जो शाब्दिक अर्थ है 8। 8 ये कौन कौन से हैं? सूर्य, चंद्र, मंगल, गुरु, शुक्र, बुध और शनि। इन और 7 8वां होता है लग्न, मतलब लग्न सहित 7 ग्रह। इसमें राहु केतु को अपन शामिल नहीं किया जाता, राहु केतु की इसमें विवेचना ही की जाती है अष्टक वर्ग। इस प्रकार 7 ग्रह और लग्न से प्राप्त प्रभावों से पूरा चित्र स्पष्ट हो जाता है और 7 ग्रह लग्न के समग्र प्रभावों को एक साथ आंका जाए तो वह अष्टक वर्ग का विश्लेषण होता है, ऐसा ऋषिवर कहते हैं। अब बात अपन उससे और आगे बात करते हैं। तो हमारे प्राचीन ऋषियों ने भचक्र की विभिन्न राशियों में ग्रहों के गोचर वर्ग विधि की पद्धति की उपयोगिता को बताया है। और कुछ प्राचीन शास्त्र जैसे फलदीपिका है
होरा शास्त्र है, इसमें भी इनकी गणना की गई है। और नारद पुराण जैसे कई हैं, उसमें भी इसकी गणना का कहीं कहीं पर समाचार मिलता है। अब अष्टांग पद्धति में ऐसे सिद्धांतों का विस्तार से वर्णन मिलता है जिसमें यह देखा जाता है कि कौन सा ग्रह कब गोचर में शुभ होगा, फल देता है या अशुभ ग्रह देता है। अष्टक ग्रहों की दशा और अंतरदशा में फल जानने के लिए भी बहुत कारगर सिद्ध होता है। इसमें जब देते हैं, जैसे अपने उदाहरण के तौर पर यदि कोई ग्रह उच्च का बैठा है तो आप एक नॉर्मल आदमी कहेगा कि ये फल अच्छा देगा, किंतु अष्टक वर्ग ये बताता है यदि उच्च का ग्रह है और जिस राशि में बैठा उसका वहां पर उसके अष्टक वर्ग के पॉइंट कम है तो वो शुभता नहीं देगा। ठीक, वो शुभ फल देने के लिए बाध्य हो जाता है, क्योंकि उसने अष्टक वर्ग में अपने यहाँ पे चंद्रमा और लगन को लेके बात करते हैं, वहां पे अपने 8 ग्रह पता है मंगल शनि ने उसको सपोर्ट करा है, इसलिए अपन बात करते हैं। जैसे अपन एक उदाहरण के तौर पर अपन संसद की बात करते हैं, विधायक की, तो जैसे आज मोदी सरकार बनी है तो उसको सपोर्ट करा है, किसने करा है? तेलुगु देशम 2 पार्टी है, इन्होंने सपोर्ट करा तो बनी है। किंतु पर्सनल लेवल पे बात करें तो वो बहुमत के लिए सिद्ध नहीं होते, किंतु सपोर्ट का है। ऐसे ही अष्टक वर्ग अपना काम करता है। अब अष्टक वर्ग विधि का प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं इसकी थोड़ी सी बात करना जा रहा हूँ। इसमें हम स्थिर विश्लेषण की बात में करते हैं, इसका दशा विश्लेषण में करते हैं, गोचर विश्लेषण में इसका प्रयोग करते हैं। और भी विभिन्न हैं, जैसे ग्रहों और राशियों के सामान्य बलों का आकलन करने में भी इसका उपयोग करते हैं। जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं का पूर्वानुमान लगाने में अपन इसका उपयोग करते हैं। जैसे विवाह किसी का नहीं हो रहा था, हम अष्टक वर्ग से देख के बता सकते हैं। किसी का संतान उत्पन्न नहीं हो रहे थे, अपन उसके बात कर सकते हैं। किसी की बीमारी कब होगी, या बीमारी का अपन को अनुमान लग रहा है कि इस बंदे की बीमारी होने वाली है, इसका भी हमें पूर्वानुमान हम लगा सकते हैं। यहाँ तक कि जातक की मृत्यु की भी बात हम अष्टक वर्ग विधि से बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। दशा वर्ष का पूर्वानुमान भी लगाने पे बात करते हैं। जैसे किसी की दशा वर्ष चल रही है तो उसका भी पूर्वानुमान कैसे लगाया जाए, इसकी भी हम अष्टक वर्ग से बात करते हैं। सामान्य गोचर के प्रभावों का पूर्वानुमान विश्लेषण करने में भी ये दशा कारगर सिद्ध होता है अष्टक वर्ग। इसमें गोचर सिद्धांत वो अष्टक वर्ग के दोनों का मिलाकर यदि विश्लेषण करें तो सटीक फल और फलित अपन को प्राप्त होता है। जिस चीज की भी मैं बात करूंगा, जातक कितने वर्ष जिएगा इसकी भी हम अष्टक वर्ग विधि से बात करते हैं। मुहूर्त का निश्चित समय, अब जैसे अपन बात करते हैं कि विवाह का मुहूर्त निकाल दो, मकान बनाने का मुहूर्त निकाल लो, किंतु अष्टक वर्ग इसमें बहुत कारगर सिद्ध होता है और अच्छे परिणाम देता है। यदि अपन ने देखा कि जातक की कुंडली में इससे संबंधित जो ग्रह है उसकी बात करने जा रहा है उसमें अच्छे पॉइंट है, तो हम उसको कहेंगे ये मुहूर्त तेरे लिए बहुत अच्छा है। और यहाँ तक कि जब अपन कुंडली मिलान की बात करते हैं, जैसे अपन ने देखा अष्टकूट मिलान से कुंडली करते हैं, जैसे मेरे साथीगण सभी जानते हैं कि अष्टकूट मिलान से अपन कुंडली देखते हैं, किंतु वहां पर अपन को इतना फल नहीं मिल रहा। कुछ कभी कभी क्या होता है, लड़का पसंद आता है, लड़की पसंद आ गई, एक अच्छा ज्योतिष वो आपको कह देगा कि आप विवाह करो, कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसा अक्सर मैंने देखा है, कई कुंडलियों को पाया अनुभव से, और मेरे साथी उन्होंने भी पाया कि ऐसा होता है। अब अपन जो अष्टक वर्ग में जो सीखेंगे, जो मैं आपको सिखाऊंगा इस साल, अष्टक वर्ग गणना का क्रम में अपन कहेंगे मूल जन्म कुंडली की यूज करूंगा मैं। आपकी जो मूल जन्म कुंडली है उसमें हर ग्रह के बिंदुओं से प्रस्तारक वर्ग बनाना सिखाऊंगा, कैसे बनाया जाता है। और तीसरे नंबर पर हर ग्रह का भिन्नाष्टक वर्ग बनाना सिखाऊंगा, और सभी ग्रहों को मिलाकर उसका भिन्नाष्टक वर्ग बनाना सिखाऊंगा। और हर भिन्नाष्टक वर्ग का त्रिकोण शोधन कैसे किया बनाया जाता है वो सिखाऊंगा मैं। और हर भिन्नाष्टक वर्ग से
एकाधिपत्य शोधन कैसे किया जाता है, इसके बारे में चर्चा करूंगा मैं। और इसके बाद आता है हर ग्रह का ग्रह गुणक बनाना सिखाऊंगा, और हर राशि का राशि गुणक बनाना सिखाऊंगा, और शोध पिंड बताऊंगा। और इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा विषयोन्तरी दशा और अष्टक वर्ग से सामंजस्य कैसे करके अपन किसी के निर्णय पर पहुंचते हैं, इसके बारे में भी मैं चर्चा करूंगा। और आयु विचार के लिए अष्टक वर्ग बहुत सटीक होता है और बहुत फलदायी होता है। और एक बात आती है एकादश कहाँ से, मतलब अष्टक वर्ग में देखते हैं कि अपन जो जातक की कुंडली में ऑल ओवर सर्वाष्टक बिंदुओं की जब हम बात करते हैं, वहां पर सबसे ज्यादा पॉइंट किसी भी जातक की कुंडली में कहाँ पर है, तो उससे ये देखते हैं कि वो घर जहां पर है उसके एकादश, वो घर कहाँ से एकादश हुआ है। यदि अपन को इसकी थोड़ी सी समझ आए तो अपन बात कर सकते हैं इसके जीवन में इस व्यक्ति को इस संबंधी, क्योंकि हर भाव में कोई ना कोई संबंध होगा। जैसे अपन बात करते हैं पहला भाव लग्न का होता है, स्वयं का होता है। द्वितीय भाव से परिवार कुटुंब की बात करते हैं, चतुर्थ से माता की बात करते हैं सभी, छठे भाव से मामा मामी की बात करते हैं, तो पंचम भाव से हम पुत्र की बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं हर भाव में एक संबंधी मिलेगा, तो जातक को उस संबंधी की से लाभ प्राप्त होगा या उस दिशा में जाएगा, तो उसको जैसे कोई काम करता है, वर्क की बात करता है, तो वहां पर उसको फायदा मिलेगा। ये 100% सत्य पाया गया। तो ऐसी सब चीजें होती हैं इस समय अष्टक वर्ग की। ये मैंने आपको कोर्स भी बताया, वो भी कराया, मतलब ऑल ओवर एक अष्टक वर्ग से एकदम सटीक फलित आता है। और मेरे साथी सभी बैठे हुए हैं, जयलक्ष्मी साहू है, रुचि भाटिया है, शुभानी दीदी है, तो इन्होंने काम करा हुआ है इस पे, और बहुत अच्छी विद्या है। तो आप आइए, विशारद वन में आपका स्वागत है, और बहुत सरल तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। इसी अभिलाषा के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। जय गणपति की भारद्वाज जी भैया, कैसे हैं आप? दीदी आपको ठीक है, आवाज आ रही है? जय हाँ गणपति की बिल्कुल आ मैम। गई दीदी। जय गणपति मैडम। हाँ जी हाँ जी, जय गणपति की ज्योति। एक्चुअली क्या ना कि हम पहले क्लास स्टार्ट करने से पहले कि हम क्या पढ़ाने वाले हैं, पहले हम सबका एक बार पता होता ना कि एक छोटा सा ब्रीफ अपना भी परिचय देना चाहते हैं और आप लोगों का भी परिचय लेना चाहते हैं, सो दैट कि जब हम नेक्स्ट टाइम इंटरेक्शन करें तो हमें एक कंफ्यूजन ना रहे, आपको पूछने में कंफ्यूजन ना रहे और हमें पढ़ाने में कंफ्यूजन ना रहे। इज इट राइट भैया? बिल्कुल राइट। हाँ जी जी। तो जैसे कि ज्योति जो यहाँ पे क्लास में है, ज्योति रोहेला जी, ये हमारी बहुत अच्छी फ्रेंड है। तो इनसे ओके ये स्टार्ट करते हैं, बाकी कोई भी स्टार्ट कर दे, और देन हम अपना भी परिचय देते हैं कि यहाँ पर हमें 2 साल का कोर्स किया है, और जो आपको बहुत अच्छा जर्नी लगेगा, क्योंकि ज्योतिष को आईकास्ट ने जितने अच्छे से सिखाया है, आई थिंक बहुत सारे प्लेटफॉर्म में उतने अच्छे से नहीं सिखाया गया है। एंड सेकेंड थिंग इज दैट है कि यहाँ पे जो ग्रुप मिला है वो शायद कहीं मिल सकता हो, जो देने के लिए इतने ज्यादा तत्पर रहते हैं कि आप कुछ पूछिए और वो उससे ज्यादा बता देंगे। नॉट आपको सिर्फ वन टॉपिक बताएंगे, उस टॉपिक से रिलेटेड चीजें बहुत बता देंगे। जैसे भारद्वाज जी ने, धर्मेंद्र भैया ने सिर्फ अभी आपको छोटा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया है, जबकि अष्टक वर्ग में बहुत बड़ा, और इनका अष्टक वर्ग में मास्टर डिग्री है, जो हमें लगता है कि हम लोग जब अष्टक होते हैं तो इनसे ही डिस्कस करते हैं। तो दैट इज द थिंग। और हम अपना परिचय देते हैं, तो आई एम शुभानी एंड राइट नाउ हैदराबाद में रहते हैं, और आईकास को ज्वाइन किया, और आईकास में पोस्ट विशारद की क्लासेस हम लोग की अभी भी चल रही हैं, और मेडिकल एस्ट्रोलॉजी को लास्ट 6 मंथ से पढ़ा रही है। एंड एज अ प्रोफेशनल आई एम गवर्नमेंट टीचर, एंड ये हमारा हॉबी है, और इसको बहुत अच्छे से मजा भी आता है इसको पढ़ने में, क्योंकि हम साइंटिफिकल तरीके से पढ़ते हैं। तो अब आप लोग अपना अपना परिचय स्टार्ट करिए, देन फिर हम उसके बाद अपना जो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में हम क्या पढ़ाएंगे उसका हम आपको डिस्क्रिप्शन देंगे, क्योंकि वो तो मैं आपको पूरे 6 मंथ पढ़ाना है। अगर आप अपना परिचय देंगे तो हमें इजी रहेगा आपके साथ कोऑर्डिनेशन करना, क्योंकि एक तो ऑनलाइन में वैसे भी फेस दिखता नहीं है, कौन इंटरेस्ट ले रहा है कौन इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क रहता है। सो प्लीज वन बाय वन इंट्रोडक्शन दे दीजिएगा, तो दैट इज द बेटर थिंग।
जय गणपति की। मैं ज्योति हूँ और मैंने लास्ट ईयर ही ज्वाइन किया था प्रवीण में। सडनली मुझे नहीं पता मैं कैसे घूम के इस फील्ड में घुस गई हूँ 180 डिग्री टर्न पे। ऑल थैंक्स टू माय डियर फ्रेंड जिन्होंने मुझे गहरे समुद्र में डूबने के लिए प्रेरित किया और मैंने डुबकी लगा भी दी है। नहीं तो आप पार भी हो जाओगे इसमें कोई डाउट नहीं है, आप पार भी हो जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वाकई में आईकास में जब टीचर्स इतना मतलब इतनी शिद्दत से पढ़ाते हैं ना, मैंने गुरुजी को भी देखा है और हमारे चतुर्वेदी किशोर सर को भी देखा है, और बाकी शुभानी मैम को तो मैं पर्सनली जानती हूँ कि वो कितने मतलब दिलो जान से पढ़ाती हैं, और बाकी धर्मेंद्र सर की तारीफ भी बहुत सुनी है। तो क्रॉस माय फिंगर्स कि बहुत अच्छे से हो जाएगा सब कुछ। धर्मेंद्र जी अब आप समझ लीजिएगा हमने आपको कितनी तारीफ कर दी है मैं उसपे खरा उतर जाऊं, यही प्रार्थना है। नहीं आप उतरेंगे, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, वैसे बहुत डीप जाके पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। जी ज्योति जी, सॉरी कंटिन्यू करिए आप। नहीं, बस इतना ही था कि मैं पूरी उम्मीद के साथ कि मैं बहुत अच्छे से सीख पाऊंगी, और बाकी सारे टीचर्स का हाथ तो सर पे है ही, तो डेफिनेटली हम लोग अच्छा कर पाएंगे सभी लोग। थैंक यू वेरी मच। नहीं डेफिनेटली आप बहुत अच्छा करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सब अपना 100% नहीं 110% देते हैं, पूरा मेहनत करते हैं, क्योंकि आप लोग भी हमारे स्टूडेंट नहीं हो, वी आर एज अ फ्रेंड, हम एज अ फ्रेंड इसको रिसर्च लेना चाहते हैं। कुछ आप लोग भी कंट्रीब्यूट करिए, और जो हमने सीखा है वो हम आपको सिखा देते हैं, मतलब कोशिश करते हैं कि हम आपको डिलीवर कर पाए। एंड सेकेंड वन इज कुणाल व्यास जी, राइट? जय गणपति की सभी को। जय गणपति की। मैं कुणाल शर्मा सारे सेकंड में आ गया हूँ। चलिए आपका स्वागत है। सब जानते ही हो गया आप सब तो। बिल्कुल बहुत बहुत बताइए कुणाल। धन्यवाद सर। ओके एंड नेक्स्ट कौन आएगा? राकेश कुमार अग्रवाल। जी नमस्ते मैडम। मैंने अभी P2 मैंने अभी किया है अभी, तो B1 में भी आया हूँ मैं। तो नमस्ते सर। तो अभी B1 में अभी एडमिशन लिया है मैंने अभी। लास्ट ईयर P1 में आया था, P1 में लिया था, 1 साल मुझे हुआ है आईकास में। तो आपका एक्सपीरियंस आईकास में मतलब 1 साल अच्छा हुआ है, रहा? 1 साल। नहीं एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? अच्छा रहा ना? ठीक है, ठीक, अच्छा है। अच्छा रहा। हाँ जी। चलिए ओके राकेश जी, और कुछ आप कहना चाहते हैं? नहीं बस बढ़िया है, सब अच्छा है, बढ़िया है। चलिए और नेक्स्ट वन कौन आएगा? राकेश जी, ज्योति जी, कुणाल जी, एंड नेक्स्ट वन इज नमस्ते मैम, मैं आशीष जैन। मैं जी गवर्नमेंट सर, नमस्ते आपको भी। और राकेश जी के साथ ही मैंने P2 किया है। राकेश जी, ज्योति जी ये मेरे बैचमेट्स हैं। मुझे भी 1 साल हुआ है मैम आईकास से जुड़े हुए, और मैं सभी गुरुजनों को धन्यवाद देता हूँ, और आप लोग से आग्रह करता हूँ कि हम लोग थोड़े से मतलब मैं स्पेशली थोड़ा सा कच्चा पक्का स्टूडेंट हूँ, तो आप लोगों से बार बार क्वेश्चन पूछूंगा, तो हो सकता है आप लोग जवाब दें मुझे बार बार। बस इतनी आशा है आप लोगों से, बाकी सब ठीक है। आप कहाँ से आशीष जी? सर मैं सिवनी से हूँ, सिवनी जबलपुर। ठीक है। अच्छा MP? हाँ जी MP से हूँ। मैंने पास्ट में MBA किया है। मैंने वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी बहुत अच्छे से पढ़ी है। ओके। मैं वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में आपको क्या डिफरेंशिएट लगा वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी एंड दैट? एक्चुअली मैं आपको सही कहूँ तो मैं रिसर्च कर रहा हूँ चंद्र मंडला पे, ठीक है। तो वो मैं कुछ लिख लूंगा उसमें, अभी कुछ 60-50 पन्ने हुए हैं, फिर मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। अभी थोड़ा सा चल रहा है रिसर्च, इसमें मैं बता नहीं सकता, मतलब ऐसी सिचुएशन है। इसलिए मैं आप लोगों को सामने ऑलमोस्ट सर ने, राकेश सर ने या ज्योति मैम ने फील किया होगा, मैं डमी कैंडिडेट जैसा सुनते रहता हूँ, मैं क्वेश्चन नहीं करता हूँ, क्योंकि
मेरे थोड़े से डिफर हो जाते हैं क्वेश्चन मैम। और गुरुजी ने मुझे इस बार एज ए एस्ट्रोनॉमी टीचर मुझे ऑफर भी किया है, बट अनफॉर्चुनेटली मैं कर नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा समय कम है मैम। बट मैं सूर्य सिद्धांत के बेस पे चंद्रमंडल की एक R&D कर रहा हूँ केपलर कॉलेज यूएस के साथ मिलके। तो थोड़ा सा टफ है मेरा जॉब, 2 साल से लगा हूँ मैं उसमें। अभी देखिए और कितना समय लग पाता है। तो यदि सक्सेस हुआ तो मैं जरूर आप लोगों के सामने रखूंगा। नहीं नहीं, आप डेफिनेटली सक्सेसफुल होंगे और हम लोगों के लिए भी एक नई रिसर्च मिलेगा, तो हमें भी एक नया पाथ मिलेगा। क्या धर्मेंद्र भैया? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ मतलब अच्छा, क्योंकि क्योंकि आप वी जो आर पूछ रहे रिसर्चर्स। थे जी, आप जो बेसिक पूछ रहे थे कि यहाँ साइडल एस्ट्रोलॉजी और ट्रॉपिकल में क्या अंतर है, तो मैम बहुत सारी चीजें बहुत डिफर हैं। तो मैं चुप रहना ही पसंद करता हूँ, क्योंकि जब तक आपके पास पूरा बेस ना हो किसी चीज को बोलने का, तो किसी भी चीज पे क्वेश्चन मार्क करना गलत होता है, क्योंकि ये चीजें बहुत बहुत वेरिएबल्स हैं। मतलब मैंने तो यहाँ तक करके रखा है कि असेंडेंट हम जो लेते हैं वो डिग्री वाइज भी गलत है, शोधन करने के बाद भी। तो अब देखिए मेरा डेटा आगे चल के क्या कहता है, आपका डेटा मैच करने की कोशिश करूंगा जिसके रिजल्ट, क्योंकि ये एक वैसी R&D है मैम कि आपने कम से कम 500 या 1000 कुंडलियां ली हैं। एक को साइडल वे में बनाया है, एक को आपने ट्रॉपिकल वे में बनाया है, या आपकी रिसर्च के बेस पे बनाया है। इसमें सबसे ज्यादा सटीक मोर देन 70% आपको रिजल्ट मिलते हैं। देन यू कैन ट्रस्ट कि हाँ यार ट्रॉपिकल बेस्ट है या साइडल बेस्ट है, या किसमें क्या डिफरेंस क्रिएट किया जा सकता है, क्योंकि ये वैसी ही रिसर्च है मैम। राइट 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 राइट। क्योंकि अगर देखिए जैसे कि आशीष जी आप बोल रहे हैं कि असेंडेंट ही मतलब आपके हिसाब से कुछ कुछ डिग्री वाइज डिफरेंशिएट आ जाता है, तो आप मान के चलिए अगर असेंडेंट ही अगर डिग्री वाइज डिफरेंशिएट आ जाता है तो प्रिडिक्शन में थोड़ा सा प्रॉब्लम जाता है। फिर आप बिल्कुल मैम, एक्यूरेसी, बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए एस्ट्रोलॉजी में हमेशा बोला जाता है अगर किसी की 75 एक्यूरेसी आ रही है तो दैट इज द गुड। दैट्स व्हाई मैम कि मैंने 2 डेटाबेस बनाए हैं, एक साइडेरियल का एक ट्रॉपिकल का। किसके रिजल्ट सही आएंगे ये एक ट्राई एंड एरर का विषय है, और काफी टाइम लग सकता है इसमें। तो जब हो जाएगा मैं सभी के सामने जरूर प्रस्तुत करूंगा, और बहुत अच्छे से प्रस्तुत करूंगा। यस, वी आर मतलब वेटिंग करेंगे आपका, मतलब वेट करेंगे कि आप अच्छा करिए सो दैट कि हम लोगों मैम को भी बिल्कुल एक मे भी अच्छा गाइडेंस। पॉसिबल कि 2 साल लग जाए, क्योंकि मेरे पास समय कम रहता है मैम। नहीं तो मैं हम लोगों के पास बिजनेसमैन भी हूँ। ऐसा नहीं, हम अभी जाने वाले नहीं है, हम भी यहाँ पर बहुत टाइम रहने वाले हैं। हाँ तो फिर क्योंकि जरूर रहेगी मैम, हाँ, फिर क्योंकि जरूर वैदिक रहेगा। एस्ट्रोलॉजी भी 1 या 2 साल में सीखने वाला नहीं है। जैसे मैं जो भी जूनियर इसीलिए आते हैं बहुत वो ये स्लो बोलते हैं पेस में कि रहता हूँ मैम। यस, सॉरी मैम देखिए ये मेरे लिए एक लाइफ टाइम सब्जेक्ट है, क्योंकि अब जिस फील्ड में हम हैं, ये हमारे लिए शास्त्र भी है, ये हमारे लिए टाइम पास स्टडी भी है, और ये हमारे लिए फॉर्च्यून स्टडी भी है। तो जब जितना राइट समय मिलता है, मतलब मेरे पास आज कम से कम 700 बुक का कलेक्शन है एस्ट्रोलॉजी का, इंडियन फॉरेन सब कुछ। तो जब जैसा समय मिलता है मैं करते रहता हूँ, और चलते रहती है राइट। कहानी। नहीं हम लोगों का भी ये लाइफ टाइम है, हम ये नहीं बोल सकते कि वी आर परफेक्ट, वी आर लर्नर। आज हाँ भी वी आर लर्नर, नॉट अ वी आर मास्टर। तो दैट इज द थिंग। बिल्कुल सही बात। तो साथ में जी करके जी। साथ में ये जर्नी स्टार्ट करते हैं। होपफुली आपसे भी हमें सीखने को मिलता रहे, एंड देन नहीं थोड़ा मैम, बहुत हम लोग बिल्कुल नहीं डिलीवर मिलेगा। करते हैं। क्योंकि साइडल में आप बिलीव नहीं करेंगे, मुझे हिंदी में एक तो प्रॉब्लम होती है, MP का होने के बाद भी। मतलब मैं पैदा जरूर MP में हुआ हूँ, फिलहाल MP पे रह रहा हूँ, बट आप बिलीव नहीं करेंगे वो कर्क मकर में भी मेरा दिमाग कई बार घूम जाता है कि सर कर्क में मतलब वो इंग्लिश में ट्रांसलेट, फिर ऐसा ये आई नो कहानी क्योंकि देखिए होती है, तो मैं हिंदी भी क्या आधे होता है ना टाइम कि चुप रह लैंग्वेज, जाता हूँ। राइट, लेकिन हिंदी क्या एक्चुअली मैं लैंग्वेज और हिंदी, लिटरेचर अलग अलग हो जाता है। वही बात है मैम। और वही है। दूसरी पिक्चर ये है कि एक्चुअली बहुत सारे श्लोक संस्कृत में है, तो मैं कहीं ना कहीं वो देवनागरी में टच, क्योंकि सूर्य सिद्धांत में ना बहुत सारे श्लोक ऐसे हैं जो आज भी अनट्रांसलेटेड है। तो यस चल शायद कुछ निकल जाए, ये चक्कर है यस, मेरा पढ़ने ये का, और बहुत कुछ नहीं। बड़ा प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ बहुत सारा लिटरेचर अभी भी ट्रांसलेट नहीं हुआ है।
बट नाइस टू मीट यू। अब नहीं तो यही डिस्कशन में सारा क्लास खत्म हो जाएगा। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। नेक्स्ट वन भी कोई है क्या? नहीं तो कोई और भी है या सिर्फ हम 6 जनी है अभी V2 में, विशारद में? चलिए, हमारी फैकल्टी का परिचय हो गया क्या? जो आई हैं, जो जयलक्ष्मी जी ने परिचय दे दिया सबको? नहीं, अभी सर फैकल्टी का परिचय नहीं हुआ है सर। आप स्टार्ट करिए, और हमारा तो अभी सब्जेक्ट का ही परिचय नहीं हुआ सर। अच्छा, नहीं मैं चाहूंगा बीच में जरा जयलक्ष्मी जी आप प्रकट हों और अपना परिचय हमारे जो साथी हैं, जो हमारे छात्र हैं, इनको दें। सबसे पहले तो मेरे गुरुजनों को, गुरुजियों को जय गणपति एंड जय जगन्नाथ। मेरे सीनियर्स भरद्वाज भैया, सुभानी दी, रुचि दी एंड गुरु माँ अगर है इधर तो उनको भी जय गणपति की। उनके सपोर्ट के कारण और गुरुजियों के आशीर्वाद के कारण, ब्लेसिंग्स के कारण मैं आज इधर हूँ। नहीं तो मैं बहुत उम्र में भी और एक्सपीरियंस में भी, दोनों में मैं कच्ची हूँ। खुद पढ़ रही हूँ और पढ़ाई कर रही हूँ और पढ़ा भी रहा हूँ, जो कि भरद्वाज भैया का वर्ड है, उनसे मैं बहुत प्रेरित हूँ। उनके सपोर्ट के कारण मैं आज इधर हूँ। ग्वालियर में मैं विशारद आईकास चैप्टर से विशारद कंप्लीट करने के बाद अभी पोस्ट विशारद भी परस्यू कर रही हूँ। उसके साथ साथ आप लोगों को विवाह मेलापक आगे चलकर पढ़ाऊंगी। कुछ थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन आपको देना चाहूंगी। जैसे कि विवाह मेलापक के बारे में अगर हम बात करेंगे तो गुरुजी के निर्देश हो, आदेश हो तो मैं कुछ बताऊं गुरुजी? किस चीज का? विवाह मेलापक के बारे में, मेरी सब्जेक्ट के बारे में। विवाह मेलापक तो जी अगले साल पढ़ाएंगे ही आपसे। तो इंट्रोडक्शन किस चीज का देना है? अपनी कहाँ से बिलोंग करते हैं और अपना, अपना बस कि मैं भी फैकल्टी हूँ, कल को ये आपको मिल जाए तो पहचान तो जाए क्या? मैं फैकल्टी हूँ इधर ग्वालियर चैप्टर की एंड अभी मैं रहती हूँ उड़ीसा से, बिलोंग करती हूँ उड़ीसा से। मेरी मातृभूमि है इधर। पहले ग्वालियर में रहती थी, इसीलिए गुरुजी के सानिध्य मिला, किशोर गुरुजी से बहुत स्नेह मिला, जिसके सपोर्ट में मैं ऑनलाइन और विथ ऑफलाइन दोनों चीज में जा जाकर ये तो नहीं बोलूंगी कि चप्पल घिस गया, क्योंकि बहुत कम टाइम मिला कोरोना पीरियड में। फिर भी इतना सपोर्ट, कभी भी कॉल करे, कभी भी कुछ मैसेज ड्रॉप करे, ऐसा नहीं हो कि गुरुजी एंड गुरु माँ कभी जवाब ना दो। और ये भी तो है कि सीनियर्स जो सुहानी दी है, रुचि दी है, चाहे बात डेली ना हो बट पढ़ाई में आप लोगों को जैसे फैकल्टी मिले हैं इधर, आप कुछ भी कभी भी डाउट्स हो आप हमेशा पूछ सकते हैं। हम हमेशा रेडी रहते हैं, कभी भी कुछ जरूरत हो तो गाइड करने के लिए एवरी टाइम हम रेडी हैं। अगर हमको आए ना आए, बुक का रेफरेंस लेकर हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको जानकारी दे तो उसका सही जानकारी दे। मतलब ये नहीं कि उस चीज को गलत वे में चले जाए। बाकी और क्या बताए गुरुजी? बस सब बता दी आपने, इतनी बड़ी चीज बता दी, आए या ना आए। क्योंकि अगर व्यक्ति ने ये स्वीकार कर लिया कि मुझे नहीं आ रहा, तो वो सबसे बड़ा व्यक्ति है जिसने अपनी चीज स्वीकार कर ली कि हाँ। क्योंकि देखिए परफेक्ट कोई नहीं है, मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, मैं भी अभी सीख रहा हूँ, मैं भी सीख रहा हूँ, है ना। तो जितना सीखा है वो हम बांट रहे हैं, हम सिखा नहीं रहे, हम बांट रहे हैं, है ना। शिक्षा को हम बांट रहे हैं, हम सिखा नहीं रहे। चलिए धन्यवाद। और रुचि जी अभी मौजूद हैं और कुछ सब्जेक्ट शायद रुचि जी पढ़ाएंगी। जय गणपति की। जय गणपति की। जय गणपति की सर। सर वो कहावत है ना, गुड इवनिंग एवरीवन, वो कहावत है ना, फलों से लदा पेड़ हमेशा झुका रहता है। गुरुजी आपको भी 3 साल हो गए मुझे मिले हुए, वही बिहेवियर, धर्मेंद्र सर, शुभानी दी, जयलक्ष्मी, वही पोलाइटनेस, वही इनफैक्ट जयलक्ष्मी बोल रही थी कि आप हमसे सीखते हैं। नो, मैं आप लोगों से डेली कुछ ना कुछ सीखती हूँ, डेली, चाहे वो धर्मेंद्र सर हो, शुभानी दी हो, और सर से तो यहाँ फैकल्टी सर की वजह से ही बने, सर गुरुजी ने हमको सब सिखाया है। मेरा नाम है रुचि भाटिया और मैं वडोदरा से बिलोंग करती हूँ। मैंने आईका से ही ग्वालियर चैप्टर से विशारद कंप्लीट किया है और
बहुत लकी है हम लोग के इतने अच्छे गुरुजनों से जुड़े कि सिर्फ उन्होंने बस सिखाया और हाथ छोड़ दिया, वहां तक सीमित नहीं रहे। वो खींच के हमको लाते हैं कि अब तुमने सीखा है तो ज्ञान का सदुपयोग भी करो, सिर्फ पढ़ लेना इज नॉट इनफ, अब आप उसको यूज में भी लाइए। तो एज अ फैकल्टी मैंने भी लास्ट 6 मंथ से स्टार्ट किया है गुरुजी के साथ रहकर, सबके साथ रहकर पढ़ाना। एंड मेरा तो इस बार का टॉपिक रहेगा मेरा प्रवीणा 2 में दशा गोचर। लास्ट ईयर भी मैंने अलका मैम और दिव्यानी मैम के साथ एज अ हेल्प, एक सेकंड टीचर एज अ बोलते हेल्पर टीचर के रूप में काम किया था एंड बहुत एंजॉय किया। सबसे अच्छी बात गुरुजी और डीप में घुसने का मौका मिलता है। जब आप किसी को पढ़ाने जाते हैं ना तो हमें और परफेक्शन चाहिए, तो वो मुझे वैसे भी बुक्स पढ़ने में बहुत मजा आता है। तो आई एम एंजॉइंग, और आप लोगों का बस ऐसे ही साथ बनाए रखिएगा। कुछ भी क्वेरी है, कुछ भी आपको कुछ हेल्प चाहिए, वी आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। जय गणपति की। सॉरी फॉर इंटरप्टिंग। और एक चीज बताना भूल गई कि इधर पढ़ने के बाद गुरुजी से, जैसे हम नर्सरी में पढ़ते थे गुरुजी गुरु माँ, वो जो बोलने का तरीका और उनका जो स्नेह है पूरा एकदम माता पिता जैसा मिलेगा। आप लोगों को डरने की भी जरूरत नहीं। कभी भी वो आपको डांटे भी हक से तो आप सुनिएगा, क्योंकि उनका हक बनता है। अभी अगर रेक्टिफाई हम नहीं करेंगे तो हमारी एज इतना नहीं है कि हम सब सीख गए हैं, हमको आगे जाना है। इसीलिए हम एक दूसरे का टांग खींचकर नहीं, आईकास में हमको एक चीज सिखाया गया है, एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे जाना है, टांग खींचकर नहीं। अगर किसी का कहीं पे कोई गलती हो रहा है, कहीं पे कुछ भूल रहे हैं, तो एक दूसरे को गाइड करना, यही हम आईकास से सीखे हैं। स्पेशली आज तक हमारे सीनियर्स इतने बड़े बड़े सीनियर्स है, फिर भी हमको छोटे भाई बहन बेटी जो जैसे गुरुजी और गुरु माँ से तो हमको हमेशा स्नेह ही मिला है। कभी भी कहीं पे भी अभी भी हम लोग गलती करते हैं तो वो हक से बोलते हैं, इधर आपका गलती हो गया जयलक्ष्मी, आप इधर सुधारिए। और इस चीज को सुनकर बुरा मानने वाली बात नहीं है। हम आज सुधारेंगे तो आगे चलकर जो आईकास का नाम है उस चीज को हमको आगे लेकर जाना है, ना ही हम खुद, मैं जैसे कि बोली ना, अकेले नहीं बढ़ना है, साथ में हाथ पकड़कर बढ़ना है, टांग खींचकर नहीं। ठीक है, धन्यवाद। चलिए शिवानी जी, थोड़ा अपने टॉपिक के बारे में कंटिन्यू करें। जी सर। हाँ, देखिए, आपको जो हम पढ़ाएंगे वो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पढ़ाएंगे। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी जैसे कि नाम सही होता है कि चिकित्सा ज्योतिष, और चिकित्सा ज्योतिष को हम ज्योतिष का एक पार्ट ही मानते हैं। जैसे कि हमारे चार्ट में अपने योग हैं, ग्रह हैं और राशियां हैं एंड देन नक्षत्र हैं, उसका ही हम प्रयोग चिकित्सा ज्योतिष में करते हैं, क्योंकि उसके आधार पर ही कि किस ग्रह का, किस नक्षत्र का, किस राशि में क्या प्रभाव पड़ा है, वो हमारे स्वास्थ्य पर कितना नेगेटिव प्रभाव डालेगा, कितना पॉजिटिव प्रभाव डालेगा, ये हम यहाँ पर कवर करेंगे। और वैसे भी कहते हैं ना, जब कोई ग्रह राशि एक जगह पाप प्रभाव में आता है या तो कहीं ना कोई एक विशिष्ट बीमारी को दिखाने लगता है, एक कोई बड़ी बीमारी दिखाने लगता है। लेकिन वो बीमारियां कब होंगी, वो व्यक्ति के जीवन काल में, जैसे कि दशा और गोचर आप लोग पढ़कर आए हैं कि बिना दशा गोचर के कुछ भी फलित नहीं होता, चाहे अच्छा हो या बुरा हो। चाहे आपकी लाइफ में चाहे आपकी लाइफ में कहते हैं ना कुछ मिलने वाला हो, या आपका हेल्थ डेट्यूरेट होने वाली हो, या हेल्थ में कोई प्रॉब्लम आने वाला है, तो वो दशा गोचर का भी इसमें इम्पैक्ट पड़ता है। और मेडिकल ज्योतिष समझने का एक फायदा ये है कि अगर हमें कोई बीमारी होने वाली है तो हम उसको अज्यूम थोड़ा पहले से कर लेते हैं। जैसे कि कोई बताएगा कि सूर्य किस ग्रह का, सूर्य के कारकत्व कौन से हैं? एनीवन? क्योंकि आप लोग सब अभी आए हुए हैं तो कोई बताएगा। जैसे सूर्य हम पिता के कारकत्व में देखते हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए देखते हैं, ऐसी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में सूर्य को हम देखते हैं हृदय के लिए। सॉरी, कोई कुछ कह रहा है क्या? आईज के लिए। यस, आईज भी देखें, क्योंकि चंद्रमा और सूर्य दोनों ही हमारे, कहते हैं ना, इनको नेत्र बोलते हैं ज्योतिष में, राइट? ऐसा ही सूर्य का जब हम कारकत्व पढ़ेंगे तो हम यहाँ पे हर ग्रह का एक कारकत्व पढ़ेंगे, उससे होने वाली डिसीज को पढ़ेंगे, उससे होने वाली बीमारी को पढ़ेंगे। जैसे सूर्य आइज का भी कारक है, सूर्य हार्ट का भी कारक है। अगर हार्ट के कारक में अगर सूर्य को प्रॉब्लम होता है, मतलब सूर्य अगर पाप प्रभाव में आता है तो हार्ट से रिलेटेड संबंधी बीमारी हो जाती है। और हार्ट को कालपुरुष में पंचम भाव से, पंचम राशि को से देखते हैं, और पंचम भाव भी अगर उसमें रिलेट हो जाता है तो हम हार्ट को काफी हद तक बोलते हैं कि भाई हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है। और उसमें D1 भी लगाएंगे, D9 भी लगाएंगे। इस तरह से हम चार्ट को
लगा के उसको डिस्क्राइब करेंगे इसको क्या बीमारी हो सकती है, और उससे हम उसकी बीमारी की अवधि भी निकाल लेते हैं कि कब होगा और ये बीमारी गंभीर होगी या नॉर्मल वे में होगी। जैसे कि लगन और लगनेस की से को देख के हमें लगता है कि इसका इम्यून सिस्टम कैसा होगा, ये कैसे फाइट कर पाएगा। जैसे होता है कि किसी का लगन डिग्री वाइज कमजोर है, लगन पाप प्रभाव में है, तो वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा बीमार ज्यादा होता है कंपैरेटिवली। और जो हमारा जो 6th हाउस है, वो 6th हाउस ये दिखाता है कि 6th हाउस हमें ये बताएगा कि हमें कौन सा बीमारी होगा, मतलब किस टाइप की बीमारी को हम फाइट करेंगे या हम हमारी लाइफ में किस टाइप की बीमारी होगी, ये हमें मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में हम पढ़ेंगे, वो 6th हाउस को हम देखेंगे। एंड 8th हाउस जो है वो दिखाता है कि बीमारी असाध्य होगी या साध्य होगा। अगर किसी को इतना टिपिकल हिंदी में प्रॉब्लम हो तो प्लीज हैंड रेज करके आप बता दीजिएगा कि हमें इतना हिंदी नहीं समझ में आ रहा है, राइट। एंड 12th हाउस, जैसा कि आप जानते हैं कि 12th हाउस शरीर का वह भाव है, तो वहां से बॉडी में क्या प्रॉब्लम्स आएगा और उसको कहाँ पर हॉस्पिटल जाना पड़ेगा या नहीं जाना पड़ेगा, वो हम 12th हाउस से करेंगे। बेसिकली मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में हमें 3 हाउस को बहुत फोकस करके चलना पड़ता है, 6th, 8th और 12th हाउस को फोकस करके चलना पड़ता है। एंड देन जब हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में एक चीज होता है कि हमें किसी का हम सिर्फ एक चीज देखकर नहीं बोल सकते कि तुम्हारा सूर पीड़ित है कि तुम्हें हृदय का रोग हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। उसके लिए हमें नक्षत्र भी लगाना पड़ता है, राशि भी देखना पड़ता है, एंड देन भावा भी देखना पड़ता है, और भाव में त्रिक भावों का कितना प्रभाव आ रहा है वो भी देखना पड़ता है। अदरवाइज हम किसी एक चीज के डिसीजन पे नहीं पहुंचेंगे। तो हम आपको स्टेप बाय स्टेप किसको क्या बीमारी होगा या कब कैसे होगा कब होगा, वो हम आपको स्टेप बाय स्टेप इस क्लासेस में जो हमारा सिलेबस है उसमें कवर करते रहेंगे, जिसमें आप लोगों ने 22वां देश का 64वां नावांसा भी पढ़ा होगा, और इसमें हृदय की बीमारी, आइज की बीमारी, जो बॉडी में होती है बीमारियां, उनका मोस्ट पोर्शन मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में कवर करेंगे। मेंटल डिसीज को कवर करेंगे, और नक्षत्र को कौन सा पार्ट होता है, वो नक्षत्र में हर नक्षत्र के 27 नक्षत्र के बॉडी पार्ट होते हैं, वो पार्ट्स को भी हम कवर करेंगे। एंड देन काल पुरुष, हमारा जो मेन कंसर्न रहेगा वो रहेगा काल पुरुष का। तो एक सेकेंड, हम आपको एक स्क्रीन शेयर करता है काल पुरुष का, तो आप समझ पाएंगे। एक सेकेंड। ये आपको स्क्रीन शेयर हो रही है क्या? हो रही है ना स्क्रीन शेयर? ठीक है। जैसे काल पुरुष का जो आपको यहाँ पे चित्र दिख रहा है, तो एरीज जो पहली राशि है, तो एरीज में हम क्या क्या देखेंगे, कोई पढ़कर बताएगा क्या? हेड कोई बताए ना आप लोग? फ्रॉम द नोज अप। हाँ जी बोलिए। यस, तो हम ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप 12 राशियों को देखेंगे। जैसे एरीज में हम अपना फॉरहेड और नोज जो आपने डिस्क्राइब किया है, जो उसमें लिखा हुआ है, वो देखेंगे। एंड टॉरस में जो देखेंगे वो थ्रॉट्स, जो ईयर, माउथ, थायराइड ग्लैंड, ये टॉरस में देखेंगे। सब काल पुरुष की जेमिनी का जो हिस्सा है, बॉडी पेन, एंड देन लंग्स, आर्म, शोल्डर, हैंड्स, कैंसर का जो हिस्सा है उसमें देखेंगे। हम ऐसे 1 बाय 1 12 राशियों को डिस्क्राइब करेंगे। तो आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि आगे क्लासेस में ये राशियों के रिगार्डिंग हमें भावों पर लगाएंगे और उस पर काम करेंगे। आपको क्लियर हुआ? क्योंकि हम सारा 12 जब काल पुरुष का चार्ट बनाएंगे तो ये 12 राशि को मेष के हिसाब से बना के और पाइसेस तक लेके जाएंगे। तो हम उस पर 1 बाय 1 आप लोगों से मतलब अपना ज्ञान जो हमने सीखा है वो बांटेंगे, और आप लोग अपना ज्ञान बताएंगे कि क्या कैसे हो सकता है। तो बेसिकली मेडिकल एस्ट्रोलॉजी एंड ऑफ द डे बोला जाए कि सेशन एंड मतलब अपना सेशन एंड करने से पहले कि हम अपने बॉडी में कोई अगर रोग होने वाला है या होने की संभावना है या चल रहा है, तो हम बेसिकली उस पर डिस्कस करेंगे मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में। और बहुत सारा है तो हम सिलेबस बाद में कवर करेंगे। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है क्या? राकेश जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? नहीं नहीं नहीं।
जी सर, मतलब ये प्रेजेंटेशन तो हमने जो उनको पढ़ाना है वो बता दिया है सर, अब आगे 1 बाय 1 क्लास में डिस्क्राइब करते रहेंगे सर। सिलेबस मैंने अभी ग्रुप पर डाल दिया है, डाउनलोड करके ग्रुप पर डाला हुआ है, मतलब हर पेपर का। तो जी सभी सर। से हाँ, सभी लोग अपने अपने उसमें पीडीएफ को डाउनलोड करके पेपर सर निकाल लें, प्रिंट निकाल लें, जिससे जब भी हम पढ़ें तो कम से कम सिलेबस के बारे में हमको ज्ञान रहे कि हमको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या टॉपिक्स हैं हमारे। तो आपका नहीं, और कवर हो सर गया। हम लोग मैं जी सर, बिल्कुल आप फरारी लीजिएगा, हमारा कवर हो गया जी सर। जय गणपति की सर, जय गणपति की जी सभी को। एंड सर अभी थोड़ा सा काम है तो हम क्लास क्विट करेंगे। जी कोई बात जय नहीं। गणपति की। ओके ओके। चलिए, जैसा आपको अभी विशारद में अष्टक वर्ग और अष्टक वर्ग के बारे में धर्मेंद्र जी ने बताया था, और जो इसके साथ एक पेपर है अष्टक वर्ग के साथ ही कंबाइंड है, ज्वाइन है, और उसका नाम है मेरा प्रिय सब्जेक्ट प्रश्न शास्त्र, जिसको हम हुरारी भी बोलते हैं। और प्रश्न शास्त्र इस सेमेस्टर में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। प्रश्न शास्त्र क्या है, थोड़ा सा प्रश्न शास्त्र के बारे में आज बात कर लेते हैं, और डिटेल में तो हम एक एक करके क्लास में पढ़ते ही जाएंगे। देखिए, जैसा इसका नाम है प्रश्न, अब इसको अलग से बनाने की क्या आवश्यकता पड़ी। जब जो चीजें आपने अभी तक पढ़ी हैं कुंडली के बारे में, कुंडली बनाना, तो कुंडली बनती जब है जब हमें किसी का टाइम मालूम हो। ये बात तो आप ही जानते हैं कि अगर हमको किसी का टाइम नहीं मालूम, किसी का समय नहीं मालूम, किसी का स्थान नहीं मालूम, तो हम उसकी कुंडली नहीं बना पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में हम थोड़े असहज हो जाते हैं, और शायद हमारे ऋषियों ने असहज होना सीखा नहीं है। उनकी डिक्शनरी में ये वर्ड नहीं था कि किसी भी चीज को लिए वो कह दें कि ये नामुमकिन है या असहज है। तो जब ये बात हो सकता है कि जो बात मैं आज कर रहा हूं ये बात सदियों पूर्व उस समय भी आई हो, कि आज किसी के पास जन्म का समय नहीं है, उसकी कुंडली नहीं है, और कोई प्रश्न पूछने आया है, तो क्या उसको हम केवल ये जवाब दे देंगे कि भाई तेरा तेरा जन्म कुंडली नहीं है, तेरे पास तेरा समय नहीं है, तो हम तेरे बारे में कुछ बता नहीं सकते। तो फिर इसके बारे में कैसे जाना जाएगा। तो शायद इन्हीं जिज्ञासाओं का उत्तर देने के लिए प्रश्न शास्त्र का एक तरह से प्रादुर्भाव हुआ। प्रश्न शास्त्र विधा ही ऐसी है, और केवल कहना चाहिए केवल एक कारण यही नहीं है कि आपको किसी की जन्म समय नहीं मालूम है तो आप प्रश्न कुंडली से उसका उत्तर दे देंगे। ऐसे जिंदगी में हमारी लाइफ में इतने सारे क्वेश्चंस हैं, इतने सारे प्रश्न हैं, जिनके जवाब, जिनके उत्तर आपको जन्म कुंडली से नहीं मिल सकते, आप निकाल ही नहीं सकते। अगर आपके पास कोई व्यक्ति आता है और वो कहता है कि मेरा मोबाइल खो गया है, और उसके पूछने के जो क्वेश्चन होंगे उसमें भी कई क्वेश्चन होंगे। पहला क्वेश्चन तो यही होगा कि मोबाइल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। फिर दूसरा क्वेश्चन होगा मिलेगा तो कहाँ मिलेगा। तीसरा क्वेश्चन होगा मिलेगा तो किसके पास मिलेगा, किस दिशा में मिलेगा, वास्तव में खोया है अथवा नहीं खोया, क्या मैं उसको घर में रखकर भूल गया हूं। तो ये सारे क्वेश्चन दिमाग में आएंगे। क्या आप अभी तक P2 पढ़ चुके हैं? आप में से कोई इस सारे क्वेश्चन का जवाब किसी की कुंडली देख के बता सकता है? कोई भी व्यक्ति बताए कि क्या इन क्वेश्चंस का जवाब या इससे रिलेटेड क्वेश्चंस का जवाब आप किसी की कुंडली हो सामने, सही कुंडली हो, आप उसका जवाब दे पाएंगे कि मोबाइल नहीं। मिलेगा? नहीं दे पाएंगे। तो ऐसे ये क्वेश्चन नहीं, ऐसे कई क्वेश्चन है हमारी जिंदगी में जिनके आंसर हम कुंडली के द्वारा नहीं दे सकते, और उनके आंसर देने के लिए इस प्रश्न शास्त्र विधा को कहना चाहिए हमारे ऋषियों ने इजाद किया।
निर्माण किया और सौभाग्यशाली है कि हम इसको सीख रहे हैं। बहुत अच्छी टेक्निक है, एक अच्छे कम समय में, कम टूल में और उत्तर देने की टेक्निक अगर कहा जाए तो वो प्रश्न शास्त्र है। और सबसे बड़ी बात है, ये ऑथेंटिक है। ऑथेंटिक वर्ड में इसलिए यूज कर रहा हूं कि ये बात हम भी जानते हैं कि जन्म समय एक्यूरेट बताने वाला बहुत ही कोई बिरला व्यक्ति होगा, क्योंकि आज के समय में भी अगर नर्सिंग होम में बच्चा पैदा हो रहा है तो उसको उस समय जन्म लेते समय या उसको वहां बताते समय कितना टाइम निकल गया ये हम नहीं जानते। बच्चा पैदा हुआ, बाहर आया और उसकी उस समय नाल काटी गई। अब उसी में कई डाउट हैं कि जन्म समय कौन सा लिया जाए, नाल काटा गया उस समय का लिया जाए, या उसने जमीन का स्पर्श किया या उसको लिया जाए, या उसने पहली बार रोया उसको लिया जाए। तो जब इसी में हम इतने आशंकित हैं तो हम जन्म समय को सही कैसे माने? एक्यूरेट बिल्कुल जब अगर बात आती है क्रिस्टल केयर की, माइक्रो लेवल की, तो ऐसे समय पर हमारा प्रश्न शास्त्र बहुत काम आता है, क्योंकि इसमें एक्यूरेसी इसी बात की है। आपने प्रश्न पूछा, अभी 6:57 हो रहे हैं, तो 6:57 के ही प्रश्न के टाइम के आधार पर आपको उत्तर मिल जाएगा। उसमें जरा भी हेर फेर नहीं होगी। उस समय की जो कुंडली बनाएगी वो उस समय का आंसर बिल्कुल सही देगी। तो यहाँ एक्यूरेसी इस बात की है, तो आंसर भी सही मिलता है, उत्तर भी अच्छा मिलता है, सही मिलता है, और मतलब इतनी एक्यूरेसी रहती है। और मैं तो खैर इस चीज को अपनाता रहता हूँ, मैं करता रहता हूँ, मेरा प्रिय सब्जेक्ट है और मैं इस पर बहुत काम करता हूँ। तो अगर देखा जाए तो हमारा ये बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। और जैसा मैंने पिछली बार जब आपको P2 में ताजिक पढ़ाया था, तो ताजिक के जितने योग हैं वो सबसे ज्यादा इसमें ही काम आते हैं, आपके प्रश्न शास्त्र में ज्यादा काम आते हैं। ताजिक में तो काम आते ही आते हैं, प्रश्न शास्त्र में बहुत काम आते हैं। तो प्रश्न शास्त्र बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, थोड़ा सा मैं सिलेबस के बारे में आपको बता देता हूँ। आपका जो सिलेबस रहेगा अष्टक वर्ग के साथ इसका ज्वाइंट है। देखिए, पेपर 1 पार्ट 2 प्रश्न शास्त्र, टॉपिक 1 इसमें है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन आएगा प्रश्न शास्त्र का, रिलेवेंस ऑफ प्रश्न शास्त्र, यूजेस ऑफ प्रश्न, बर्थ चार्ट वर्सेस प्रश्न शास्त्र, मतलब दोनों में क्या समानता है, दोनों में क्या असमानता है, डिफरेंस एंड कॉमन, स्कोप एंड लिमिटेशन ऑफ प्रश्न शास्त्र, इसका क्या क्या स्कोप है और इसकी लिमिटेशन क्या है। हर चीज का एक लिमिट होती है, तो क्या क्या लिमिटेशन है। एंशियंट ट्रेटिस ऑन प्रश्न शास्त्र, डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्रश्न शास्त्र, क्योंकि प्रश्न शास्त्र के भी कई तरीके हैं। और टाइप ऑफ प्रश्न, प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं, ये आपके टॉपिक 1 में रहेंगे। टॉपिक 2 में आपके फंडामेंटल रहेंगे, जिसमें कैरेक्टरिस्टिक और सिग्निफिकेशन ऑफ प्लैनेट्स, हाउसेस, राशिस, प्लैनेटरी अवस्था, डिविजनल चार्ट्स, जो बेसिक आपने पढ़ा है उसके बारे में थोड़ा सा प्रश्न शास्त्र में उसका क्या उपयोग है, किस तरह से उसका रिलेशन है, वो हम पढ़ेंगे। प्रश्न और क्वेश्चन के बारे में टॉपिक 3 में पढ़ेंगे, जैसे क्वालिटी ऑफ द एस्ट्रोलॉजर, हाउ टू अप्रोच एन एस्ट्रोलॉजर, ड्यूटीज ऑफ द क्वेरिस्ट, हाउ टू पुट ए क्वेश्चन, सिंसियर एंड इमोरल क्वेश्चंस, मतलब किस तरह से हमको किसी प्रश्नकर्ता के सामने पेश होना है। क्योंकि प्रश्न शास्त्र भी ऐसी विधा है जो आप जानते होंगे कि जब बात आती थी मूक प्रश्न शास्त्र की, कि आप किसी के सामने पहुंचे और आपको उसने बता दिया कि आप क्या पूछने आए हैं, आपका क्या प्रश्न का सब्जेक्ट क्या है, क्या विषय है, आप क्या पूछ सकते हैं इस बारे में, तो उसके बारे में बताना, ये मूक विधा भी प्रश्न शास्त्र के अंतर्गत है। तो उसके बारे में जानना। इसके बाद कास्टिंग, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ टू बी टेकन फॉर कास्टिंग द फिक्सिंग द लग्न, जब प्रश्न शास्त्र अपन
प्रश्न कुंडली बना रहे हैं तो उस समय किस तरह की टाइम लिया जाए, ये सबसे बड़ा प्रश्न आएगा। कि आप बैठे हैं ग्वालियर में, मैं बैठा हूँ ग्वालियर में, और प्रश्न आप कर रहे हैं बैठ के दिल्ली से, तो मैं दिल्ली का टाइम लूं कि ग्वालियर का लूं, तो किस तरह का टाइम लिया जाएगा। तो उसके बारे में कई तरीके आज के समय में, चूंकि कई हमारे पास ऐसे साधन उपलब्ध हैं, जब पहले साधन उपलब्ध नहीं थे, केवल चिट्ठियां चलती थी, तब उस समय किस तरह से प्रश्न को लिया जाए, कि प्रश्न कुंडली बनाई जाए। किसी ने चिट्ठी लिखी और वो चिट्ठी पहुंची 4 दिन बाद, तो 4 दिन बाद जब पहुंची तब का टाइम लिया जाए, या जिस समय उसने लिखी थी वो टाइम लिया जाए। किसी ने आपको कॉल किया, चाहे टेलीफोन पर चाहे मोबाइल पर, अब जो कॉल करने वाला व्यक्ति है, उस जिस समय आपकी बात हो रही है उस समय को लिया जाए, या आप उस समय मौजूद नहीं है, आपके घर के किसी सदस्य ने कॉल को अटेंड किया और जब आप आए तब आपको बताया, तो आप जब आए जिस समय आपको बताया तब वो प्रश्न काम करेगा, उस समय का प्रश्न का टाइम, या जिस समय आपके घर पर, क्योंकि देखिए प्रश्न में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम करता है, और वो काम करता है चंद्रमा। चंद्रमा का बहुत बड़ा रोल है। अगर आपने चंद्रमा को इसमें पकड़ लिया तो आप प्रश्न शास्त्र बहुत अच्छा सीख जाएंगे, क्योंकि चंद्रमा हम जानते हैं मन है, और प्रश्न काय में आते हैं, मन में आते हैं। मन के अलावा कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो हमको बता पाए कि हमको क्या सोचना, कि हमारी जितनी सोच है, हमारा जितने भी इमेजिनेशन है, वो सारे हमारे मन में आते हैं, और मन हमारा कंट्रोल करता है चंद्रमा। और आपने चंद्रमा को पकड़ लिया तो आपने प्रश्न को पकड़ लिया, तो वहां सब चंद्रमा काम करेगा। तो कई बार जब मेरे से कोई क्वेश्चन पूछता है, तो अगर कोई ऐसे व्यक्ति मिलने आया, अचानक मिल गया और बात ही बात में उसने प्रश्न पूछा, तो उसका आंसर सही नहीं निकलेगा। मैं उसको क्लियर बोलता हूँ कि आप अभी रहने दो, आपको जब कभी आपको लगे, हाँ इमरजेंसी है, कोई बात है, उसी समय कोई घटना घटी है तो बात अलग है, लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक कोई जनरल क्वेश्चन है, तो जिस समय आपको लगे कि मेरे को इस समय पूछना चाहिए, अगर ऐसे टाइम है कि आप मुझे फोन, जैसे मैंने उससे कहा कि आप मुझे फोन कर सकते हैं, और उसने मुझे फोन किया, उस समय अगर मैं फोन कॉल कर सकता हूँ, क्योंकि आपका जिस समय मन में आया है उस समय का चंद्रमा सही आंसर देगा, नहीं तो आंसर सही नहीं आएगा। तो मेरा अक्सर कहना ये रहता है कि जिस समय प्रश्न आया है, अगर आपका उस समय टाइम ऐसा नहीं है कि बात नहीं हो पा रही है, उस समय के टाइम को आप नोट कर लें, और उस टाइम को आप बताएं उस समय, कि मेरे को उस समय इतने बज के इतने मिनट थे जब मेरे मन में ये प्रश्न आया था, तब आपका आंसर एक्यूरेट निकलेगा। तो वो क्या टेक्निक्स हैं, उस तरह की टेक्निक भी प्रश्न, क्योंकि देखिए कोई भी सब्जेक्ट तो ऊपरी तौर पर तो बहुत सारी चीजें हैं, और हमने सिलेबस के अनुसार पढ़ लिया, समझ लिया, पेपर दे दिया, पास हो गए, निकल गए। लेकिन उसको अगर गोता लगाना है, समझना है सही तरीके से, किसी सब्जेक्ट में अगर डूबना है, तो उसकी बारीकियां सीखना पड़ेंगी। तो मैं अभी सिलेबस की बात कर रहा था, जो आपको इसके अभी लिमिटेशंस और 2-3 चीज़ों के बारे में बताया, 2-4 टॉपिक और हैं, क्योंकि अगर इसकी तरह चलेंगे तो एक टॉपिक आज पूरा हो जाएगा। तो नेक्स्ट इसमें आपका जो टॉपिक है, जब हम इसको सीखेंगे कास्टिंग करना, इस समय कैसे कास्ट किया जाए, किसने कब पूछा है, उसके बाद आपका आएगा डिसाइडिंग द पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एग्जामिनेशन ऑफ लग्न, एग्जामिनेशन ऑफ कार्य भावा। इसमें कार्य भाव बहुत जरूरी है। आपने ताजिक में जब मैंने पढ़ाया था, तो आपने ताजिक में योग में कार्य भाव पढ़ा था, कि जो योग बनते हैं वो कार्य भाव से बनते हैं। कोई भी योग बनेगा तो आपका लग्नेश और कार्य से बनता था, तो वही कार्य भाव इसमें काम करता है। कोई भी व्यक्ति जब प्रश्न पूछता है, तो वो जो कोई ना कोई कार्य भाव होगा, कुंडली में जो 12 भाव हैं, और हमारे ऋषियों की कहना कितनी अच्छी ये
आविष्कार है कुंडली या ज्योतिष, कि आप 12 भाव के अलावा आप जिंदगी का कोई भी प्रश्न या कोई भी चीज आप सोच के बता दीजिए। आप 12 भाव के अलावा आप जा ही नहीं सकते। आपको जिंदगी का हर प्रश्न आपको उन 12 भावों में मिलेगा। तो जब वो प्रश्न वहां पर मिलेगा तो वो आपका एक भाव कोई ना कोई कार्येश बन जाएगा। लग्नेश आपका जातक रहेगा, प्रश्न रहेगा, प्रश्न करता रहेगा, और आपका कोई ना कोई भाव आपका कारक बन जाएगा। आप प्रश्न पूछ रहे हैं सब विवाह के बारे में तो सप्तमेश बन जाएगा। आप प्रश्न पूछ रहे हैं संतान के बारे में तो पंचमेश बन जाएगा। तो वो कार्यभाव डिसाइड करना और उस कार्यभाव का उससे संबंध देखना, तब आंसर निकलेगा। फिर उस समय कई चीजें, कई टेक्निक्स हैं, सारी चीजें एक बार में नहीं आती। अभी तो आज केवल इंट्रोडक्शन क्लास है। आपको ये केवल बताना है कि आपके सिलेबस में क्या है, क्या क्या हम पढ़ेंगे प्रश्न शास्त्र में। तो डिसाइडिंग द पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर एग्जामिनेशन, कार्यभावा, रिलेशनशिप बिटवीन द लग्न एंड लॉर्ड एंड कार्येश, ताजिक योगास क्लियर दिया है, सिलेबस में दिया है। ताजिक योगास एंड एस्पेक्ट सक्सेस ऑफ प्रश्न, फेलियर ऑफ प्रश्न, टाइमिंग ऑफ fructification of the प्रश्न, event, other important factors, combustion, retrogression, राहु केतु एक्सिस, नेचर एंड स्ट्रेंथ ऑफ प्लैनेट्स। इसके बाद अगला टॉपिक है, उसमें आपके जैसे विवाह प्रश्न, मैरिज प्रश्न, गर्भ प्रश्न, संतान प्रश्न, प्रोगेनी के, है ना, चोर प्रश्न, नक्षत्र प्रश्न, विद्या प्रश्न, क्षेत्र प्रश्न, ये सारे तरह के अलग अलग जो प्रश्न है, संधि प्रश्न, भोजन से संबंधित बहुत बड़ा शास्त्र है जी। भोजन के बारे में ही अलग से आप प्रश्न कि आपने क्या खाया, आपको खाना कैसा मिलेगा। आज आप वहां गए, आपको खाना कैसा मिलेगा जी, आप प्रश्न शास्त्र से बता सकते हैं। आपको भोजन कैसा मिलेगा, यही टॉपिक एक अलग है। तो केवल एक सिंपल टॉपिक नहीं है, बहुत सारी चीजें और सिलेबस में है। मतलब कोई ऐसी ये चीज नहीं है कि आपके सिलेबस से बाहर है। तो भोजन के संबंध में, फूड के संबंध में जितने भी प्रश्न हमारे दिमाग में आते हैं, इसके बाद वृष्टि प्रश्न, कूप प्रश्न, फिर जब ये प्रश्न बन जाते हैं तो इनके खास तौर पर जो मेन प्रश्न है, जो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी जो आपका एक अलग से सब्जेक्ट भी है, जो आपको पढ़ना भी अभी शिवानी जी बता रही थी। वो आपको अपने वैदिक के अनुसार, अपने कुंडली के अनुसार जो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पढ़ेंगे, और यहाँ पर आप प्रश्न शास्त्र के अनुसार मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, मतलब प्रश्न के अनुसार मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, और उसके क्या क्या संबंध है, क्या क्या रिलेशन है, किस तरह से हम रोगों को देखना और रोगों के बारे में जानना। क्योंकि जब ये प्रश्न आते हैं तो 2-3 तरह के प्रश्न हमेशा अक्सर रहते हैं जब कोई व्यक्ति बीमार होता है, कि ये रोगी है, ये ठीक होगा, ठीक होगा होगा, और ठीक होगा तो कब ठीक होगा। आप इसमें ये तक बता सकते हैं कि इसकी जो दवाई चल रही है वो दवाई सही चल रही है अथवा नहीं, डॉक्टर सही है अथवा नहीं। आप ये तक बता सकते हैं कि आप डॉक्टर चेंज कर लीजिए तो आपके मरीज को, आपके रोगी को आराम मिल जाएगा। वो दवाइयाँ गलत ले रहा है या दवाइयाँ काम नहीं कर रही हैं, आप दवाइयाँ चेंज करवा दीजिए तो आराम मिल जाएगा। ये सारी चीजें, टेक्निक्स आपको प्रश्न शास्त्र में दी हैं। अथाह समुद्र है, जितनी डुबकी लगा लो उतना काफी है। तो आज प्रश्न शास्त्र का एक इंट्रोडक्शन था। प्रश्न शास्त्र में हम क्या क्या पढ़ेंगे, सिलेबस क्या था, इसके अलावा आपके और भी डेलिनेशन वगैरह सब्जेक्ट भी हैं आपका सिलेबस में। सिलेबस मैंने अभी ग्रुप में डाल दिया है, सिलेबस आप देख लें। चूंकि आज पहली क्लास थी, प्रारंभिक क्लास थी, तो सैटरडे को हुई है, और बाकी अपन टाइम टेबल डिसाइड कर लेंगे वीकेंड में, किसी भी वीक में किसी भी डे को शाम के समय सभी की सलाह से अपन क्लास का निर्धारण कर लेंगे। और इसी बीच में मैं शायद दिख रहा है साजे हमारे प्रेम बंधु शुक्ला जी, हमारी जो सीनियर फैकल्टी हैं वो मौजूद हैं। मैं चाहूँगा कि आप सभी को अपना आशीष दें और स्नेह प्रदान करें।
शुक्ला जी आपकी आपको आवाज आ रही है शुक्ला जी? आप शायद डिसअपियर हो गए हैं। तो चलिए, आज इंट्रोडक्शन क्लास थी, कुछ सब्जेक्ट के बारे में इंट्रोडक्शन था। और कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो किसी भी आपके सब्जेक्ट के संबंध में, विचार के संबंध में, तो नो डाउट आप पूछ सकते हैं। इसके बाद फिर हम क्लास को यहीं विराम देते हैं सर्वे बंधु के साथ। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। सर कितने सब्जेक्ट्स होंगे हमारे विशारद में? टोटल आपके 6 पेपर होंगे, मतलब 3 पेपर होंगे, एक में 2 रहते हैं, ऐसे 6 होंगे। और कोई डाउट? आप लोगों ने कोर्स एनरोलमेंट कर दिया? यस सर। कर दिया गुरुजी, कर दिया। ठीक, तो चलिए आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं सर्वबंधु के साथ। नेक्स्ट क्लास और टाइम टेबल आपको ग्रुप में शेयर हो जाएगा, उसी अनुसार हम ज्वाइन करेंगे। ठीक है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जय गणपति। जय गणपति सर। जय गणपति।